दोस्तों, गर्मियां अपने चरम पर हैं और इस गर्मी से बचने के लिए हम फैन, कूलर और एसी और ना जाने किन किन साधनों का प्रयोग कर रहे हैं। मेरे एरिया नॉर्थ में तो गर्मी ने कुछ बुरे ही हाल कर रखे हैं, या यूं कहें कि जब से हमने गर्मी को सेंटीग्रेड में नापना और समझना शुरू किया है तब से गर्मी कुछ ज़्यादा ही लगने लगी है। ज़्यादा गर्मी की वजह से इलेक्ट्रिसिटी पावर कट्स और लो वोल्टेज की समस्या आम हो गई है। आज ज़्यादातर एलईडी बल्ब्स और लाइट्स के यूज़ की वजह से हमें लो वोल्टेज की समस्या का पता नहीं चलता है। यह लो वोल्टेज और पावर कट हमारे सबसे महंगे आइटम एसी पर बहुत बुरा प्रभाव डालते हैं, जिसकी वजह से उसकी हेल्थ और इफ़िशियंसी पर नेगेटिव प्रभाव पड़ता है, जिसकी वजह से हमारा बिजली का बिल भी ज़्यादा आता है। आज के इस वीडियो में हम इस बारे में ही जानेंगे कि कैसे इस समस्या को कम किया जा सकता है और कैसे हम अपने बिजली के बिल में कुछ रुपए बचा सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कुशाग्र और एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है टेक 01 अनबॉक्सिंग चैनल पर, जहां पर आपको प्रोडक्ट्स को कुछ समय तक यूज़ और टेस्ट करने के बाद उसके बारे में बताया जाता है, जिससे इस चैनल के माध्यम से आपके जीवन पर एक पॉजिटिव इफेक्ट पड़ सके। आज इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं आपके लिए एक एसी स्टेबलाइजर लेके आया हूँ। इस एसी स्टेबलाइजर के बारे में जानने के साथ साथ हम एसी स्टेबलाइजर से जुड़े कुछ कॉमन क्वेश्चंस के आंसर भी जानेंगे। अगर आप एक नॉर्मल एसी यूज़ कर रहे हैं तो आपको एसी स्टेबलाइजर लगाना ही चाहिए, क्योंकि नॉर्मल एसी में पावर कट्स को कंट्रोल करने के लिए कोई भी यूनिट नहीं होती है। और अगर आप इन्वर्टर एसी यूज़ कर रहे हैं और आपके एरिया में लो वोल्टेज और सडन पावर कट्स ज़्यादा हैं तो ऐसे में भी आपको स्टेबलाइजर का यूज़ करना चाहिए। वैसे तो इन्वर्टर एसी में पीसीबी होती है जो लो और हाई वोल्टेज में एसी को एडजस्ट करके रन कराती रहती है, पर लगातार लो वोल्टेज और इलेक्ट्रिसिटी के बार बार आते जाते रहने से पीसीबी पर लोड पड़ता है। और पीसीबी एसी का सबसे महंगा आइटम होता है, इसलिए उसकी सुरक्षा के लिए हमें एसी स्टेबलाइजर का प्रयोग करना ही चाहिए। दोस्तों, काफ़ी रिसर्च और एसी टेक्नीशियन से बात करने के बाद मैं इस कंक्लूजन पर पहुंचा हूं कि एक एसी स्टेबलाइजर किस तरह का होना चाहिए। आइए तो उसके बारे में जानते हैं। सबसे पहला पॉइंट हमें पता होना चाहिए कि हमारे एरिया में वोल्टेज कितना लो और हाई जाता है, उसके अकॉर्डिंग ही एसी स्टेबलाइजर का चुनाव करना चाहिए। मोस्टली इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस 240 वोल्ट्स पर ही काम करते हैं और एसी स्टेबलाइजर वेरियस रेंज में आते हैं। मार्केट में 90 वोल्ट से 280 वोल्ट्स के रेंज में इजीली अवेलेबल है। मैक्सिमम एरियाज में 130 वोल्ट्स से 230 वोल्ट्स रेंज के एसी स्टेबलाइजर यूज़ के लिए सफिशिएंट पाए जाते हैं। जैसे जैसे स्टेबलाइजर में लो वोल्टेज रेंज की तरफ हम बढ़ते जाते हैं, एसी स्टेबलाइजर का प्राइस भी बढ़ता जाता है। दूसरे पॉइंट पे हमें ये ध्यान देना चाहिए कि कॉपर कॉइल का बना स्टेबलाइजर ही लेना चाहिए, जिससे इलेक्ट्रिसिटी का लॉस कम हो और हमें एनर्जी एफिशिएंट स्टेबलाइजर मिल सके। यूट्यूब पर मैंने कुछ वीडियोस में देखा कि यूट्यूबर बोल रहे हैं कि एसी स्टेबलाइजर लगाने से एसी इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कम कर देती है या एसी कूलिंग ज़्यादा बढ़ा देती है। तो मेरे दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। स्टेबलाइजर लगाने से उल्टा इलेक्ट्रिसिटी बिल स्लाइटली बढ़ ही जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी को एसी में जाने से पहले एसी स्टेबलाइजर की कॉइल से होकर गुजरना पड़ता है, जहां उसकी ऊर्जा का लॉस होता है। ये लॉस कॉपर कॉइल में सबसे कम और एल्युमिनियम कॉइल्स या कॉपर कोटेड एल्युमिनियम कॉइल्स में ज़्यादा होता है। इसलिए हमें कॉपर कॉइल्स वाला स्टेबलाइजर ही लेना चाहिए और उसमें यह भी देखना चाहिए कि उसकी एफिशिएंसी 90 या उसके ऊपर होनी चाहिए। तीसरा पॉइंट आता है पावर डिले सिस्टम, जिसमें स्विच को ऑन करने पर स्टेबलाइजर तुरंत सप्लाई एसी को नहीं देता है। स्टेबलाइजर पहले 10 से 15 सेकंड का डिले लेता है और उसके बाद एसी को सप्लाई देता है। ये देखिए, इसने अब यहाँ पे सप्लाई दिया है और एसी के फ्लैप्स ओपन हुए हैं। इस फंक्शन के चलते इलेक्ट्रिसिटी के बार बार आने जाने या फॉल्ट के चलते फ्लक्चुएशन से एसी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आप देख सकते हैं कि मेरे घर में 2 स्टेबलाइजर हैं और दोनों में ही पावर टाइम डिले सिस्टम है। चौथा फंक्शन होता है लो और हाई वोल्टेज कट ऑफ का। जैसे मान लीजिए आपके पास 130 to 280 वोल्ट रेंज का स्टेबलाइजर है और जैसे ही वोल्टेज 130 के नीचे या 280 वोल्ट्स के ऊपर जाएगा तो स्टेबलाइजर एसी के लिए इलेक्ट्रिसिटी को कट ऑफ कर देगा, जिससे एसी पर कोई भी नेगेटिव प्रभाव नहीं पड़ेगा। आईएसओ सर्टिफाइड स्टेबलाइजर लेना चाहिए। एक अच्छा ब्रांड एक अच्छी वारंटी भी ऑफर करता है, जिसमें मिनिमम 3 साल की वारंटी जरूर मिलनी चाहिए। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ये ब्लूबर्ड कंपनी का 1.5 टन एसी कंपैटिबल एसी स्टेबलाइजर है, जो कि ऊपर बताए गए सारे फीचर्स के साथ में आता है।
अगर मैं इसके बॉक्स की बात करूं तो इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें हाई लो कट ऑफ फंक्शन दिया हुआ है, इसका मॉडल नंबर दिया हुआ है, कॉपर वुंडेड कॉइल्स के बारे में बताया गया है और इसमें बताया गया है इसका मॉडल नंबर और ये 4 kVA फेज़ 1 के साथ में कंपैटिबल है और इसकी जो वर्किंग रेंज है 130 to 280 वॉट्स है। अच्छा, मैं एक चीज़ बताना आपको भूल गया कि ये जो स्टेबलाइज़र है उसकी LED में आप इसका इनपुट और आउटपुट पावर भी देख सकते हैं। यहाँ स्पेसिफिकेशन में इसमें आप देखेंगे कि इसका MRP दिखा हुआ है और इसका बेस्ट बाई प्राइस तो आपके एरिया के अकॉर्डिंग वेरी करेगा और इसको मैंने 2024 में ख़रीदा हुआ है। बॉक्स के अंदर की बात करें तो इसके अंदर स्टेबलाइज़र आएगा, आपको एक पेयर गुल्ली और पेंच का मिलेगा, साथ में आपको एक वारंटी कार्ड मिलेगा। वारंटी कार्ड में आप देख सकते हैं कि इसमें सब कुछ लिखा हुआ है और 36 वारंटी का यहाँ पे मेंशन किया गया है। साथ में दोस्तों इसका इंस्टॉलेशन बहुत ही आसान है, जिसको एक शॉर्ट्स वीडियो के तहत मैं आपके लिए जल्द ही लाऊंगा। इसे अप्रैल में लिया था और टेक 01 अनबॉक्सिंग चैनल के मोटो के अकॉर्डिंग तो मैंने यूज़ करने के बाद मैं इसका रिव्यू आपके लिए लेकर आया हूँ। दोस्तों वैसे तो स्टेबलाइज़र को बताने में और भी बहुत कुछ है, लेकिन मेन पॉइंट्स यही थे जिसका हमें ध्यान देना चाहिए। उम्मीद है आपके काफ़ी डाउट्स क्लियर हुए होंगे। यदि कुछ और भी डाउट्स हैं जो मैं इस वीडियो में कवर नहीं कर पाया हूँ तो उसके बारे में आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। अगर वीडियो यूजफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ इसे शेयर करें ताकि AC स्टेबलाइज़र से जुड़े जिसके भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो सकें।